होम आइसोलेशन में हैं, 1112 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं, 172 लोग जो L1+ की सेमी पेड फैसिलिटी है उसमें करवा रहे हैं, और बाकी लोग जो L1, L2, L3 की राजकीय व्यवस्था की गई है उसमें अपना इलाज करवा रहे हैं। तो जब से होम आइसोलेशन की नई व्यवस्था यहाँ प्रारंभ की गई है, सुविधा दी गई है, तब से बहुत सारे लक्षण विहीन लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आप सबों से मेरा ये अनुरोध है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हो जो कोविड धनात्मक हैं, जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, आपके मित्र हों, आपके घर वाले हों, या आपको अपने में कोई ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, सांस फूल रही है या लगातार खांसी आ रही है या बुखार हो रहा है, आपको अगर लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो अपनी जांच जरूर करवाइए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क है, और जांच बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रदेश में निरंतर की जा रही है। जांच के लिए जहां एक और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है या जो कंटेनमेंट एरियाज होते हैं उसमें हमारी टीमें जाकर के लोगों के सैंपल लेते हैं। उसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अब प्रायः सभी जनपदों में CHC पर और शहरों में भी जो अर्बन PHC हैं या अन्य स्थलों पर स्टैटिक बूथ्स बना दिए गए हैं, जहां की कोई भी व्यक्ति जाकर के अपनी सैंपलिंग करवा सकता है, अपनी टेस्टिंग करवा सकता है। तो अगर आप में जरा सा भी आपको लक्षण लगे या आपको लगता है कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के बहुत नजदीकी संपर्क में आए हैं, तो जाकर के तत्काल अपनी जांच कराइए, और अगर संक्रमण है तो अपना इलाज करवाइए। जो लोग समय से अपने संक्रमण की जांच करवा लेते हैं और समय से अपनी चिकित्सा प्रारंभ करवा लेते हैं, उन्हें इस संक्रमण से कोई परेशानी नहीं देखी जा रही है। लेकिन जो लोग अपनी बीमारी को छुपाते हैं, अपने लक्षणों के आने के बाद भी अपनी जांच नहीं कराते और बहुत ही विलंब से आकर के अपनी जांच कराते हैं, उनमें जटिलताएं उत्पन्न होती हैं और कभी कभी किसी मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम तत्काल अपनी जांच कराएं। जांच कराने में जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए, और अगर किसी में कोई लक्षण आए हैं, अगर कोई संक्रमित हुआ है, उसे अपने अंदर हीन भावना लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह संक्रामक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के लोक लज्जा या हीन भावना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और अगर किसी को कोई संक्रमण हुआ है, यदि किसी में कोई लक्षण आ रहे हैं, तो उसके प्रति मन में दुर्भावना लाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इस प्रकार की हमको भावना अपने मन में लानी ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें अगर किसी में कोई लक्षण दिखाई पड़ रहे हो, अपने हमारे मित्र हो, हमारे परिचित हो, हमारे परिवार वाले हो, तो तत्काल हमें आगे आकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी जांच करवानी चाहिए, उनकी चिकित्सा करवानी चाहिए, ताकि वो 10-12 दिन में पूर्णतः स्वस्थ होकर फिर अपने घर आ जाए। और जो लोग इस संक्रमण से स्वस्थ होकर घर लौट गए, वो तो हमारे कोरोना चैंपियंस हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अन्य लोगों को भी इस बारे में समझाएं कि इस बीमारी के लिए अगर हम समय से अपनी जांच करवा लेते हैं, इलाज करवाते हैं, तो कोई जटिलता नहीं आती और हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। कल प्रदेश में 88,967 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 51,484 एंटीजन के टेस्ट थे और बाकी RT-PCR और ट्रूनेट के टेस्ट थे। इस प्रकार अब प्रदेश में प्रारंभ से अब तक 22,09,810 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जब टेस्टिंग प्रारंभ हुई थी तब से 24 जून तक लगभग 4 महीने के समय की अवधि में 6 लाख सैंपल्स की जांच हुई थी, और 24 जून से आज जब हम 30 जुलाई पहुंचे हैं,
यानी 5 सप्ताह से भी अभी एक दिन कम ही है, तो उस बीच में 16 लाख सैंपल की जांच हुई है प्रदेश में। तो टेस्टिंग को निरंतर बढ़ाया जा रहा है, इसका विस्तार किया जा रहा है और एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था, उसके किट की व्यवस्था जनपदों के लिए निरंतर की जा रही है। प्रयोगशालाओं में सैंपल्स पहुंचवाए जा रहे हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और जो बाकी के और सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं टेस्टिंग के कार्य में, उनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। और इस समय पूरे देश में पिछले 5-6 दिनों से निरंतर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। पूल टेस्ट के माध्यम से कल 5-5 सैंपल के 2963 पूल लगाए गए, जिनमें से 661 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 196 पूल लगाए गए, जिसमें 27 में पॉजिटिविटी देखी गई। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत जो निरंतर चल रहा है, अब तक 39,578 एरियाज में, इलाकों में यह कार्य किया गया है। इसमें 2,01,128 टीम दिवस के माध्यम से 1,44,87,398 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 7,33,65,102 लोग रहते हैं। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और जिन्हें भी अलर्ट जनरेट हो रहे हैं उन्हें हमारे द्वारा यहाँ से, हमारे मुख्यालय से, सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन के माध्यम से, कंट्रोल रूम के माध्यम से उनको फोन किया जाता है। अब तक हम 5,19,783 ऐसे लोगों को हम कॉल करके सावधान कर चुके हैं कि आपके ऐप पर अलर्ट आया है, आप किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के नजदीकी संपर्क में आए हैं, अपना ध्यान रखिए। ई संजीवनी ऐप के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, उसका हम प्रदेश में अब निरंतर इस्तेमाल हो रहा है और इस संक्रमण के काल में जब आपको घर से बहुत आवश्यकता हो तभी निकलना चाहिए। ऐसे में यह ऐप बहुत ही उपयोगी है। आप, अगर आपके पास स्मार्टफोन है या आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, तो आप घर बैठे बैठे डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं, चिकित्सकों की आप सलाह ले सकते हैं। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप फिर डॉक्टरों से आप डॉक्टर की सलाह प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आप उनसे, उनकी वीडियो कॉलिंग होती है, आपसे बातचीत होती है उनकी, वो आपको आप सलाह देते हैं और फिर प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं जिसके आधार पर आप दवा ले सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, न कोई कारगर दवा है। साबुन पानी से हाथ को धोते रहिए, मुंह और नाक को मास्क, रुमाल, दुपट्टे, गमछे से ढककर रखिए और 2 गज की दूरी मेंटेन करिए। जहां भी सार्वजनिक स्थल जाइए 2 गज की दूरी मेंटेन करिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 की बैठक सुबह अपने आवास पर ली। उन्होंने ये निर्देश दिया कि सभी प्रभावित व्यक्तियों को सभी जरूरी सुविधाएं दिए जाने के लिए धन की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कल ही आदेश किया था कि हर जनपद में डीएम, सीडीओ और सीएमओ के लेवल पर एक फंड उपलब्ध कराया जाए। तो 25 लाख से कम आने वाले जनपदों में 3 करोड़ रुपया और 25 लाख से अधिक आबादी जनपदों में 5 करोड़ रुपया आज ही वित्त विभाग को आदेश दिया है कि वो जारी कर दिया जाए। कोशिश ये है कि ये धनराशि जिले स्तर पर मिल जाए, जिससे कि जिले स्तर पर जो भी अधिकारी जो गैप पाते हैं अपने जिले में, उसकी पूर्ति हर हालत में कर ली जाए और बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा दी जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जनपद स्तर पर इस व्यवस्था से जिलाधिकारियों को, सीएमओस को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी और उनको कहीं भी अगर अतिरिक्त कोई व्यवस्था करनी होगी तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तात्कालिक रूप से सेम डे वो निर्णय ले सकेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 में संक्रमित व्यक्तियों के लिए चिकित्सालयों की बेड के लिए L2 और L3 बेड्स को और बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है। जैसे लखनऊ में जो है उन्होंने बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है, कानपुर में बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है, बाकी जितने कवाल टाउन्स हैं उनमें भी जो है इनको और बेहतर करने का निर्देश दिया है। कोविड चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सहित बुनियादी सुविधाएं रहें, ये भी आदेश दिया है। होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग हो, ये आदेश दिया है। मेडिकल टेस्टिंग में और वृद्धि हो और RT-PCR 40,000 टेस्ट हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट करीब 65,000 हो, ये आदेश दिए गए हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज डायरेक्टर एसजीपीजीआई को बुलाया, उनके साथ विचार विमर्श किया और यह कहा कि कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, झांसी, गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में विशेष चिकित्सा की टीम भेजकर उनको और अधिक मजबूत किया जाए। जनपदों में कोविड-19 की उपचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। विशेष चिकित्सकों की टीम के भ्रमण के साथ साथ जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सीनियर फैकल्टी, कोविड अस्पतालों के प्रभारी, डिप्टी सीएमओ तथा वेंटिलेटर जो लोग चलाते हैं उनके साथ जरूर बैठक की जाए। लखनऊ में आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक टीम का भी गठन का निर्देश दिया है। कोविड चिकित्सालयों को भ्रमण कर इन चिकित्सालयों में चिकित्सीय व्यवस्थाओं के लिए यह निर्देश दिया कि उनका प्रबंधन और बेहतर किया जाए। महानिदेशक स्वास्थ्य को प्रत्येक कोविड अस्पताल के प्रभारी तथा सीएमओस के साथ डेली इंटरेक्शन का निर्देश दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डोर टू डोर सर्वे, कोविड संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध लक्षण वाले व्यक्तियों का एंटीजन टेस्ट, ये सब निर्देश जारी किए गए। L2 कोविड हॉस्पिटल भी जनपद में, प्रत्येक जनपद में स्थापित हो, नोडल अधिकारी अपॉइंट हो, ये भी निर्देश दिए गए हैं। 108 की एम्बुलेंस सेवा 50% एम्बुलेंस कोविड मरीजों के लिए रखी जाए, 50% नॉन कोविड मरीजों को रखी जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। जो भी कोविड कार्य में लगी एम्बुलेंस हैं उनको कोविड के प्रकरणों के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। एम्बुलेंस कर्मियों का वेतन, मास्क, ग्लव्स आदि जो है इसकी समस्या न हो, ये भी देखा जाए और सर्वेलेंस कार्य में भी आवश्यक गाड़ियों की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी ने एसजीपीजीआई तथा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोविड मरीजों के लिए कुछ प्राइवेट रूम्स की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन चिकित्सा संस्थानों में कोविड-19 के उपचार के लिए कंफर्म्ड कोविड रोगी ही संदर्भित किए जाएं। एसजीपीजीआई, केजीएमयू तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों में से उन्हें डायलिसिस की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बाल रोग चिकित्सा संस्थान को 15 अगस्त तक शुरू कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जब समीक्षा की तो उसमें कोविड कोष की भी समीक्षा उनके द्वारा की गई। कोविड कोष में अब तक मेडिकल कॉलेज संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों के उपयोग का अब तक 100 थर्मल स्कैनर, 1300 इंफ्रारेड थर्मामीटर, 3,84,080 N95 मास्क और 3,83,000 पीपीई किट, कुल 33 करोड़ 52 लाख रुपया जो है सर्वप्रथम पहली बार स्वीकृत किया गया था। उसके बाद जो है 6,800 फुली इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर कोविड-19 रोश कोबास लैब्स के लिए भी जो है धनराशि 31 करोड़ रुपया दी गई थी। फिर 21 मेडिकल कॉलेज संस्थानों के लिए 121 वेंटिलेटर के क्रय के लिए 15 करोड़ 73 लाख रुपया धनराशि दी गई थी। फिर उसके बाद कोविड-19 सैंपल की जांच का दायरा बढ़ाए जाने हेतु 6 राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में और 5 चिकित्सकीय संस्थानों में जो है कुल मिलाकर 6 करोड़ 14 लाख 22 हजार रुपए धनराशि दी गई थी, जो कुल 14 ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन सिस्टम के लिए दिया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने 96 ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन सिस्टम के लिए जो है किट्स और कंज्यूमेबल्स के लिए जो है 18 करोड़ रुपए धनराशि दी गई थी। फिर ग्रेटर नोएडा और सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय नोएडा और मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर के लिए BSL 2 और BSL 3 की लैब के उच्चीकरण के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपए दिया गया था। इसके बाद मुख्य चिकित्सालय, मंडलीय चिकित्सालय मुरादाबाद, बरेली, विंध्याचल, गोंडा, अलीगढ़, वाराणसी, जालौन, सहारनपुर, बांदा, बदायूं, आजमगढ़ और अयोध्या, फैजाबाद, बस्ती और बहराइच में BSL 2 लैब के लिए 19 करोड़ 40 लाख रुपए दिया गया। 11 मेडिकल कॉलेजेस के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए 14 अल्ट्रासाउंड की मशीनों के लिए दिया गया। 10 कॉलेज और संस्थानों में हीमोडायलिसिस मशीन विद मोबाइल फिक्स पोर्टेबल वाटर ट्रीटमेंट प्लान के साथ 34 करोड़ 90 लाख रुपए दिया गया। 11 कॉलेजेस के लिए डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए 5 करोड़ 55 लाख रुपए दिया गया। ट्रूनेट रियल टाइम क्वांटिटेटिव माइक्रो PCR मशीन जो है इसके लिए कुल मिलाकर 4 करोड़ 43 लाख रुपया दिया गया। 11 मेडिकल कॉलेज और संस्थानों में रेमडेसिविर के लिए भी जो है 3 करोड़ 54 लाख रुपया दिया गया। जेम पोर्टल से 15 ALS एम्बुलेंस हेतु कुल 3 करोड़ 30 लाख और 50 सामान्य एम्बुलेंस के लिए 6 करोड़ रुपया, कुल मिलाकर 9 करोड़ 30 लाख रुपया और दिया गया। तो ऐसे में पूरे कोविड फंड में जो है अब तक कुल मिला के 412 करोड़ रिसीव हुआ है और अब तक जो सैंक्शन किया गया है वो 200 करोड़ मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन के लिए
और 153 करोड़ जो माइग्रेंट लेबर आई है, कुल मिला के 354 करोड़ रुपया जो है खर्च किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए है और इस कार्य को और आगे बढ़ाया जा रहा है। गृह विभाग के सूचना के अनुसार अब तक 1,60,369 जो है FIR दर्ज की गई है। कुल मिला के 3,32,000 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 65,000 वाहन सीज किए गए हैं। लगभग 55 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की गई है। FIR EC एक्ट में 775 की गई है। हॉटस्पॉट्स बढ़े हैं। 7,624 हॉटस्पॉट्स में 1,055 थानों में 12,29,000 मकानों में 72,74,000 लोग हॉटस्पॉट्स के एरियाज में कार्य कर रहे हैं, स्थापित हैं और वहां पर कंटेनमेंट जोन को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण निर्णय कल और लिया गया है जिसमें प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी फोर्स के गठन का भी निर्णय लिया गया है। माननीय मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि 5 वाहिनियां इसकी प्रथम चरण में गठित की जाएंगी और ये जो फोर्स है ये अन्य प्रदेशों में जहां 1-2 और अन्य प्रदेशों में इसी प्रकार का फोर्स है उसके अनुरूप जो है हमारे प्रदेश में और मजबूती से कार्य करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय में पुलिस बल लगता है वो लगेगा, जिला न्यायालयों में जो पुलिस बल है वो लगेगा, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य न्यायालय है उनमें लगेगा, प्रशासनिक कार्यालयों में, पूजा स्थलों में, मेट्रो में, हवाई अड्डों में, बैंकों में और वित्तीय संस्थाओं में, औद्योगिक उपक्रमों के लिए भी ये सुरक्षा बल गठित किया जा रहा है और इस वर्ष ही इसको जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अंत में मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। प्रदेश में एक अभियान के तहत मास्क जो नहीं पहन रहे हैं उन पर जो है चालान किया जा रहा है। लोग इस बात से बचें कि उनका चालान ना हो। जहां भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं मास्क का जरूर उपयोग करें जिससे कि वो अपने को और अपने परिवार को संक्रमण से बचा सकें और किसी भी रूप में जो है किसी भी रूप में अन्य लोगों के लिए भी सुरक्षा और अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अब अनुरोध करूंगा राहत आयुक्त को कि वो बाढ़ के संबंध में अपना वक्तव्य देने का करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश स्तर पर वर्तमान में बाढ़ की जो स्थिति है उसकी लगातार अनुश्रवण और उस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 8 जनपदों की 17 तहसीलों में 240 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें बाराबंकी में 57, अयोध्या में 2, कुशीनगर में 9, गोरखपुर में 80, आजमगढ़ में 14, बस्ती में 7, संत कबीर नगर में 68 और सीतापुर में 3 गांव प्रभावित हुए हैं। इन सभी जनपदों में वर्तमान में लगभग 65,000 लोग प्रभावित हुए हैं और जहां तक कृषि भूमि का प्रश्न है वहां पे 7 जनपद बाराबंकी, बस्ती, गोंडा, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर तथा सीतापुर में लगभग 8,400 हेक्टेयर बोया हुआ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है, जिसकी अभी हमने निर्देश दे दिए हैं कि उसकी आकलन कर तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में 2 नदियां, शारदा नदी जो कि पलियाकला लखीमपुर में अपने खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और ऐसे ही सरयू घाघरा नदी तुर्ती पार बलिया में अपने खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। माननीय मुख्यमंत्री से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 10 जुलाई को विस्तृत निर्देश समस्त जनपदों को जारी किए गए थे बाढ़ प्रबंधन के संबंध में, जिसमें मुख्यतः खाद्यान्न किट का वितरण है और इसमें 17 प्रकार की सामग्री प्रभावित परिवार को दी जाएंगी, जिसमें 10 किलोग्राम आटा, 10 किलोग्राम चावल, 10 किलोग्राम आलू, 5 किलोग्राम लाई, 2 किलोग्राम भुना चना, 2 किलोग्राम अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम धनिया, 5 लीटर केरोसिन तेल, 1 पैकेट मोमबत्ती, 1 पैकेट माचिस, 10 पैकेट बिस्किट के, 1 लीटर रिफाइंड तेल, क्लोरीन टैबलेट और नहाने के साबुन सम्मिलित हैं। इसके अलावा प्रभावित ग्रामों के में पशुओं के चारे हेतु प्रति पशु प्रतिदिन 5 किलोग्राम भूसे के व्यवस्था करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में जो राहत कार्य किए जा रहे हैं प्रभावित जनपदों में, उसमें अब तक
94 बाढ़ शरणार्थियों की स्थापना की गई है। खाद्य किट का जो वितरण किया गया है विभिन्न जनपदों में, उसकी संख्या 4646 है। जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनको 24,106 मीटर तिरपाल का वितरण किया गया है। वर्तमान में 381 नावें प्रयोग में लाई जा रही हैं। 647